हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ेंगे वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम एक अलग संगठन पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, सार्क। और ये जो लेक्चर है फ्रेंड्स वो निर्माण आईएएस बुक से डेडिकेटेड है। आप चाहें तो उस बुक को भी रेफर कर सकते हैं या आप चाहें तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सार्क के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय के बारे में। तो पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये क्या है? सार्क का फुल फॉर्म है। तो सार्क का नाम क्या है पूरा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर हम सार्क की स्थापना के बारे में बात करें तो 8 दिसंबर 1985 ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ, तो जो स्थापना हुई सार्क की, ये कब हुई? तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो याद रखना है हमें, 8 दिसंबर 1985 को क्या हुई? सार्क संगठन का क्या हुआ था? स्थापना हुआ। नवंबर 1980 में सर्वप्रथम दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सामने आया और 7 संस्थापक देश कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद प्रथम मुलाकात वर्ष 1981 में कहाँ पे हुई? कोलंबिया में हुई। तो हमने स्थापना पढ़ी सार्क की कि 8 दिसंबर 1985 को हुआ। नवंबर 1980 में सर्वप्रथम दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार सामने आया और 7 संस्थापक देश कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद प्रथम मुलाकात वर्ष 1981 में क्या हुई? कोलंबिया में हुई। संस्थापक की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान। तो संस्थापक कौन थे? तो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान थे। मुख्यालय एवं सचिवालय कहाँ पर है? तो सार्क संगठन का मुख्यालय और सचिवालय काठमांडू, नेपाल में है। आदर्श वाक्य क्या है सार्क का? तो आदर्श वाक्य है शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण। आदर्श वाक्य क्या है? शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण। वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान में जो महासचिव हैं, यह जो वर्तमान में महासचिव है वो कौन से रैंक नंबर के हैं? 15वें नंबर के। और कौन है? तो ये मोहम्मद गुलाम सरवर हैं, जो कि बांग्लादेश के क्या हैं? राजदूत हैं। तो ध्यान रखना है, वर्तमान में महासचिव सार्क संगठन के कौन है? तो मोहम्मद गुलाम सरवर हैं। कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर हैं, जो कि 15वें नंबर के हैं। और ये मोहम्मद गुलाम सरवर हैं कौन? तो ये बांग्लादेश के क्या हैं? राजदूत हैं। तो ये महासचिव कब बनाए गए हैं? 25 अक्टूबर 2023 को। प्रथम महिला महासचिव सार्क की कौन है? तो सुश्री फातिमत दियाना सईद। तो कौन है ये? जो प्रथम महिला महासचिव है उनका नाम सुश्री फातिमत दियाना सईद। ये कहाँ से हैं? मालदीव से हैं। इसके बाद कार्यकारी भाषा अगर हम सार्क संगठन की बात करें तो कौन सी है? अंग्रेजी है। सदस्य देश कौन से हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि सार्क में सदस्य देश कौन से हैं? 8 हैं। बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और कौन है? अफगानिस्तान। ये 8 देश हैं जो ये क्या हैं? सार्क संगठन के क्या हैं? सदस्य हैं। जो 8 जो सदस्य देश हैं वो किसके हैं? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सार्क संगठन के। प्रथम महिला महासचिव का नाम क्या है? सुश्री फातिमत दिहाना है। वर्तमान महासचिव कौन है? तो मोहम्मद गुलाम सरवर हैं, 15वें नंबर के हैं। और इसके बाद हमने बात की तो सार्क का मुख्यालय और सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। आदर्श वाक्य क्या है? शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण। और संस्थापक कौन है? तो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान। इसके बाद हम निर्माण कैप्सूल में देखते हैं। वर्ष 2005 में ढाका में आयोजित 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में भारत के प्रयासों से अफगानिस्तान शामिल हुआ और 3 अप्रैल 2007 को दिल्ली में आयोजित 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क के पूर्ण सदस्य के रूप में क्या दी गई थी? मान्यता प्रदान की गई। तो हमें ध्यान रखना है, वर्ष 2005 में ढाका में आयोजित 13वां सार्क शिखर सम्मेलन में भारत के प्रयासों से अफगानिस्तान को क्या किया गया? शामिल किया गया। और 3 अप्रैल 2007 को, 5 के बाद 2007 को दिल्ली में आयोजित 14वां शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क के पूर्ण सदस्य के रूप में क्या दी गई थी? मान्यता दी गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं पर्यवेक्षक देश के बारे में। पर्यवेक्षक देश कितने हैं? तो सार्क संगठन में अगर हम पर्यवेक्षक देश के बारे में बात करें तो 9 हैं। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है,
चीन है, यूरोपीय यूनियन है, ईरान है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मॉरिशस है, म्यांमार है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान ध्यान रखना है। सदस्य देश हमने 8 पढ़े हैं और पर्यवेक्षक देश कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका। उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में अर्थशास्त्र, समाजवाद, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और समर्थन को बढ़ावा देना। तो उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्र में अर्थशास्त्र, समाजवाद, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और समर्थन को बढ़ावा देना। दक्षिण एशिया के देश के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना। तीसरा क्या है? एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना। और इसके बाद चौथा अगर हम देखें तो अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को क्या करना? मजबूत बनाना। तो सार्क जो संगठन है उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में हमने क्या क्या बातें की? इस क्षेत्र में अर्थशास्त्र, समाजवाद, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और समर्थन को क्या करना? बढ़ावा देना। दक्षिण एशिया के देशों को या दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और इसे मजबूत करना। एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को क्या करना? सहयोग को मजबूत बनाना। इसके बाद अगर हम सार्क के सिद्धांत के बारे में बात करें तो सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनैतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। ये क्या है? सार्क संगठन का सिद्धांत है। तो हमने सार्क संगठन के सिद्धांत में पढ़ा सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का क्या करना? सम्मान करना। इसके बाद सिद्धांत का दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प ना होकर उसका एक क्या होगा? पूरक होगा। ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। तो ये हमने क्या पढ़ा? सार्क संगठन के हमने सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। इसके बाद इनके कार्य क्षेत्र को अगर हम देखें तो मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं जैव तकनीकी, आर्थिक व्यापार एवं वित्त, सामाजिक मुद्दे, सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति और अन्य। तो हमने कार्य क्षेत्र के बारे में बात की। कार्य क्षेत्र में हमने क्या पढ़ा? मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा और जैव तकनीकी, आर्थिक व्यापार एवं वित्त, सामाजिक मुद्दे, सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति एवं अन्य। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? सार्क संगठन के कार्य क्षेत्र के बारे में बात की। इसके बाद सार्क संगठन के अंग के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्र के प्रमुखों की बैठक। यह बैठक शिखर सम्मेलन के स्तर पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। तो बैठक जो है वो कब आयोजित होती है? प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। विदेश सचिवों की स्थायी समिति, इसका प्रमुख कार्य निगरानी, समन्वय, प्राथमिकताओं का निर्धारण, संसाधनों को संगठित करना, परियोजना तथा वित्त पोषण को मंजूरी देना। तो विदेश सचिवों की स्थायी समिति बनाई जाती है। विदेश सचिवों की क्या बनाई जाती है? स्थायी समिति बनाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? निगरानी करना, समन्वय, प्राथमिकताओं का निर्धारण, संसाधनों को संगठित करना, परियोजनाओं तथा वित्त पोषण को मंजूरी देना। और इसकी बैठक जो वर्ष में कब होती है? एक बार होती है। तो हमने राष्ट्र के प्रमुखों की बैठक के बारे में देखा, प्रत्येक वर्ष होती है। विदेश सचिवों की स्थायी समिति बनाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं तकनीकी समिति के बारे में। सदस्य राज्य के प्रतिनिधि अपने संबंधित विषयों में कार्यक्रम एवं योजना बनाते हैं। तो सदस्य राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने संबंधित विषयों में कार्यक्रम एवं योजना बनाते हैं। कार्यकारी समिति, इसकी स्थापना स्थायी समिति द्वारा की जाती है। तो कार्यकारी समिति की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? स्थायी समिति के द्वारा की जाती है। तकनीकी समिति में हमने क्या पढ़ा कि सदस्य राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने संबंधी विषयों में कार्यक्रम और क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। इसके बाद हम सार्क में सचिवालय, सार्क संगठन के सचिवालय के बारे में बात करते हैं। तो स्थापना 17 जनवरी 1987 काठमांडू, प्रथम महासचिव नियुक्त 16 जनवरी 1987 को। तो अगर हम सार्क के बारे में बात करें तो स्थापना 17 जनवरी 1987 को कहाँ? काठमांडू में। और प्रथम महासचिव जो नियुक्त किए गए थे ये 16 जनवरी 1987 को किए गए थे। प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव अबुल अहसन थे, बांग्लादेश के हैं। और प्रथम महासचिव कौन थे? अबुल अहसन। प्रथम भारतीय महासचिव कौन थे? तो ध्यान रखना है सार्क संगठन में अगर हम बात करें तो प्रथम भारतीय महासचिव जो थे वो कौन थे? तो प्रथम भारतीय महासचिव
कांत किशोर भार्गव थे। कौन थे? कांत किशोर भार्गव। और सार्क संगठन की अगर हम बात करें तो प्रथम महासचिव कौन थे? तो अबुल अहसन थे, अबुल अहसन थे। इसके बाद हम बात करते हैं सचिवालय में कि इसमें एक महासचिव, 8 निर्देशक एवं सामान्य सेवा कर्मचारी शामिल है। मतलब कुल कितने? 61। तो एक महासचिव होता है, 8 निर्देशक और सामान्य सेवा कर्मचारी शामिल है। कुल मिलाकर कितने लोग होते हैं? 61 लोग। महासचिव की नियुक्ति रोटेशनल बेस पर 3 वर्ष के लिए मंत्री परिषद द्वारा की जाती है। तो महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मंत्री परिषद। महासचिव की नियुक्ति रोटेशनल बेस पर 3 वर्ष के लिए मंत्री परिषद द्वारा की जाती है। सचिवालय का प्रमुख कार्य सार्क और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मध्य संचार चैनल के रूप में कार्य करना। तो सचिवालय का प्रमुख कार्य क्या होता है? सार्क और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मध्य संचार चैनल के रूप में क्या करना? कार्य करना। इसके बाद हम विशिष्ट निकाय के बारे में बात करते हैं। तो सार्क विकास कोष के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सार्क डेवलपमेंट फंड के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 13वें शिखर सम्मेलन के दौरान एक व्यापक वित्त पोषण संरचना के रूप में की गई थी। तो ध्यान रखना है, सार्क विकास कोष की स्थापना जो है ये सार्क के कौन से शिखर सम्मेलन के समय? 13वें शिखर सम्मेलन के समय एक व्यापक वित्त पोषण संरचना के रूप में क्या की थी? हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है, जैसे गरीबी उन्मूलन, विकास आदि। एसडीएफ का शासन सदस्य देश के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों से गठित एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो जो एसडीएफ है, या अगर हम बात करें सार्क विकास कोष जो है, इसका शासन सदस्य देश के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों से गठित एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। एसडीएफ की गवर्निंग काउंसिल बोर्ड के कार्यों की क्या करती है? देख रेख करती है। तो एसडीएफ की जो गवर्निंग काउंसिल होती है वो बोर्ड के कार्यों की क्या करती है? देख रेख करती है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के बारे में। तो 14वें शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए समझौते पर क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। तो हमें ध्यान रखना है, सार्क विकास कोष की जो किस स्थापना की गई थी वो 13वें शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। और वहीं पे दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है वो 14वें शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की क्या की गई है? स्थापना की गई है, या स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और भारत में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री और प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई संबंधित डिग्री एवं प्रमाण पत्र के समान होते हैं। तो ध्यान रखना है, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री और प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई संबंधित डिग्री एवं प्रमाण पत्र के क्या होते हैं? समान होते हैं। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, जिसे सार्सो भी कहते हैं। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन के बारे में देखते हैं। 15वें शिखर सम्मेलन में इस संगठन के निर्माण पर सहमति व्यक्त हुई। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सार्क का 15वां शिखर सम्मेलन में इस संगठन के निर्माण पर क्या हुई? सहमति व्यक्त हुई। इसका सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में अवस्थित है। तो हमें ध्यान रखना है, कभी भी बात हो अगर कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का सचिवालय कहाँ पर है, तो इसका सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में क्या है? अवस्थित है। इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में पहुंच तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का विकास करना है। तो इसका लक्ष्य क्या है? वैश्विक बाजार में पहुंच तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का क्या करना? विकास करना है। इसके बाद हम बात करते हैं सार्क मध्यस्थता परिषद के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जो 2007 में क्या हुआ? प्रभावी हुआ। सार्क मध्यस्थता परिषद ये पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जो 2007 में क्या हुआ? प्रभावी हुआ। ये वाणिज्यिक, औद्योगिक, व्यापारिक, बैंकिंग, निवेश और ऐसे अन्य संबंधित विवादों के उचित और कुशल निपटान के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करता है। तो ध्यान रखना है, क्योंकि कभी क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। तो सार्क मध्यस्थता परिषद किस जो है ये पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जो 2007 में प्रभावी हुआ है और वाणिज्यिक, औद्योगिक, व्यापारिक, बैंकिंग, निवेश और ऐसे अन्य संबंधित विवादों के उचित और कुशल निपटान के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सार्क संगठनों के महत्व के बारे में। तो सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 3% है एवं विश्व की कुल आबादी के 21% लोग जो हैं वो सार्क देशों में रहते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत? 3% है और विश्व की कुल आबादी के 21% लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं? सार्क देशों में रहते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी जो है वो 3.8% अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% मतलब 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके बाद सार्क संगठनों की उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र। सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है जिसके परिणाम स्वरूप उनके आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी तथा कुछ देशों के व्यापार अंतराल में तुलनात्मक रूप में क्या होगी, तुलनात्मक रूप से कमी आएगी। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र में क्या है, सरकार जो सार्क है, सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है जिसके परिणाम स्वरूप उनके आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी तथा कुछ देशों के व्यापार अंतराल में तुलनात्मक रूप से क्या होगी, कमी आएगी। इसके बाद साप्टा, साप्टा का मतलब है दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार समझौता या जिसे हम कह सकते हैं साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। वर्ष 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। तो साप्टा या साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट जो है ये वर्ष 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। इसके बाद साप्टा के बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, साफ्टा के बारे में बात करते हैं। तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 6 जनवरी 2004 को साफ्टा नामक समझौता हुआ। तो साफ्टा के बारे में हम बात करें, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 6 जनवरी 2004 को साफ्टा नामक समझौता हुआ जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक क्या है, सीमित है। तो ये हमने किसके बारे में बात की, हमने साफ्टा के बारे में बात की। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 6 जनवरी 2004 को साफ्टा नामक समझौता हुआ जो 1 जनवरी 2006 से क्या होता है, प्रभावी होता है। वहीं हमने देखा था साप्टा के बारे में जो वर्ष 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस के बारे में। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस जिसे 37 कहते हैं, सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए गेट्स प्लस के सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। तो सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए गेट्स प्लस के सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की क्या की गई है, स्थापना की गई है। भारत ने सार्क देशों के उपयोग हेतु सार्क उपग्रह GSAT-9 का मई 2017 में प्रक्षेपण किया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2014 में काठमांडू में आयोजित शिखर सम्मेलन में की गई। तो ध्यान रखना है हमें कि भारत ने सार्क देशों के उपयोग के लिए सार्क उपग्रह जिसे क्या कहा जाता है, GSAT-9 का मई 2017 में प्रक्षेपण किया और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2014 में काठमांडू में आयोजित शिखर सम्मेलन में की गई थी। अब बात करते हैं जो सार्क संगठन है उसका भारत के लिए महत्व क्या है। तो पहले पड़ोसी देश के समीपवर्ती पड़ोसियों को क्या दी जाती है, प्रमुखता दी जाती है। तो सार्क में जुड़ने का मतलब महत्व क्या है भारत के लिए, तो पहले पड़ोसी देश के समीपवर्ती पड़ोसियों को क्या दी जाती है, प्रमुखता। भू रणनीतिक महत्व क्या है, यह विकास प्रक्रिया एवं आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड कार्यक्रम का विरोध कर सकता है। तो दूसरा महत्व क्या है भारत के लिए, भू रणनीतिक महत्व है, यह विकास प्रक्रिया एवं आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड कार्यक्रम का क्या कर सकता है, विरोध कर सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता क्या है, तो सार्क इन क्षेत्रों के बीच आपसी विश्वास और शांति स्थापना में सहयोग करता है। वैश्विक नेतृत्व की भूमिका के बारे में अगर हम जाने तो यह भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां देकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इस तरीके से हमने सार्क संगठन में भारत के लिए क्या देखा, महत्व देखा। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर है। तो भारत की
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए क्या है, एक गेम चेंजर है। दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण एवं समृद्धि को आगे लाता है। तो दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण एवं समृद्धि को आगे लाता है। वर्ष 2016 में उरी हमले के पश्चात भारत ने पाकिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। तब से इसका कोई शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि 2016 में उरी हमला होता है, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन में भाग लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तब से इसका कोई शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं सार्क के महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में। तो 1990 जो वर्ष था, ये किस लिए जाना जाता है, ईयर फॉर गर्ल्स के लिए। 90 ईयर फॉर गर्ल्स के लिए, 1991 ईयर फॉर हाउस, 1992 ईयर फॉर इन्वायरमेंट, 1993 ईयर फॉर हैंडीकैप्ड, 1995 ईयर फॉर पॉवर्टी रिमूवल, 1996 ईयर फॉर लिटरेसी, 2005 ईयर फॉर साउथ एशिया टूरिज्म और 2008 ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस, 2016-17 ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज और 1991 से 2000 तक डिकेड फॉर गर्ल्स। तो ध्यान रखना है हमें, 1990 किस लिए, ईयर फॉर गर्ल्स, 91 ईयर फॉर हाउस, 92 के जो है वो इन्वायरमेंट के लिए जाना जाता है, 93 हैंडीकैप्ड के लिए, 95 पॉवर्टी रिमूवल के लिए, 96 लिटरेसी के लिए, 2005 ईयर फॉर साउथ एशिया टूरिज्म के लिए, 2008 जो है वो गुड गवर्नेंस के लिए, 2016-17 कल्चरल हेरिटेज के लिए और 91 से 2000 तक जो है वो डिकेड ऑफ फॉर गर्ल्स के लिए जाना जाता है। तो ये सार्क के क्या है, महत्वपूर्ण वर्ष हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब तक हुए दक्षेस शिखर सम्मेलनों की सूची के बारे में। तो दक्षेस शिखर सम्मेलनों की सूची में हम सबसे पहले बात करते हैं 1985, दिसंबर 1985 में जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। 1986 में बंगलुरु भारत में हुआ, 1987 में काठमांडू नेपाल में हुआ, 1988 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ, 1990 में माले मालदीव में हुआ। हमें बस थोड़ा याद रखना है कि भारत में कब कब हुआ है। तो पहला तो हमें याद ही होना चाहिए कि दिसंबर 1985 में कहाँ हुआ, ढाका बांग्लादेश में, 86 में बंगलुरु भारत में, 87 में काठमांडू नेपाल में, 88 की अगर हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में, 1990 में माले या मालदीव में हुआ, 1991 में कोलंबो श्रीलंका में, 1993 में ढाका बांग्लादेश में, 95 में नई दिल्ली में। तो 1986 के बाद 1995 में देख रहे हैं जब जो ये संगठन का आयोजन है या जो शिखर सम्मेलन का आयोजन है ये कहाँ हुआ है, नई दिल्ली भारत में। मई 1997 में कहाँ हुआ, मालदीव में। जुलाई 1998 में कोलंबो श्रीलंका में। जनवरी 2002 में काठमांडू नेपाल में हुआ। इसके बाद जनवरी 2004 में कहाँ हुआ, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। नवंबर 2005 में ढाका बांग्लादेश में। अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में। तो हमने 1986, उसके बाद 1995 और अब हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2007 में जब कहाँ हुआ, भारत में नई दिल्ली में। इसके बाद अगस्त 2008 में कोलंबो श्रीलंका में हुआ। अप्रैल 2010 में थिम्पू भूटान में हुआ। नवंबर 2011 में अड्डू सिटी मालदीव में हुआ। नवंबर 2014 में काठमांडू नेपाल में हुआ। नवंबर 2016 में पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में स्थगित हो गया था। इसके बाद 2018 में श्रीलंका में प्रस्तावित था। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, हमने सार्क ये शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ हुए। मोस्टली हमें ध्यान रखना है कि भारत में कब हुए, तो 1986 में हुआ, 1995 में हुआ, 2007 में हुआ। 2007 के बाद कब हुआ था, तो इस तरीके से 2007 में। तो मतलब 3 जो शिखर सम्मेलन थे वो कब कहाँ हुए, भारत में हुए। और 2016 में उरी हमला हुआ था जिसमें क्या हुआ था, जो शिखर सम्मेलन था वो पाकिस्तान में क्या था, प्रस्तावित था, लेकिन भारत ने शिखर सम्मेलन में भाग लेने से ही क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो इस तरीके से तब से फिर उसके बाद से जो ये शिखर सम्मेलन है वो आयोजित ही नहीं हुए। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, हमने सार्क देश के बारे में पढ़ा, सार्क देशों के बारे में, सदस्य देशों के बारे में देखा, सार्क शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ा। अब उससे संबंधित हम जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी एमसीक्यूज हैं बुक में, हम उनको सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सार्क की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? तो सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सार्क की जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क में सी का तात्पर्य किससे है? तो सार्क में जो सी का तात्पर्य है वो किससे है? कॉपरेशन से है। सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सार्क में 8वें सदस्य के रूप में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो सबसे लास्ट में कौन शामिल हुआ था? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेस के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान दक्षेस में किस वर्ष शामिल हुआ? तो किस वर्ष शामिल हुआ था? 2005 में शामिल हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान को दक्षेस के पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता कब मिली? तो पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता जो है वो कब मिली थी? 2007 में मिली थी। कब मिली थी? 2007 में मिली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क के पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क के पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 9 है। निम्न में से सार्क में शामिल देश कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तो है, बट वियतनाम हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो सार्क में शामिल देशों में कौन नहीं है? वियतनाम जो है वो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सार्क के पर्यवेक्षक देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो पर्यवेक्षक देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो यूक्रेन जो है वो शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है सार्क का सर्वप्रथम विचार कब आया? तो सार्क का सर्वप्रथम विचार कब आया था? 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क के संस्थापक देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो संस्थापक देशों में जब सार्क स्थापित हुआ था तब कौन नहीं था? अफगानिस्तान नहीं था। इसके बाद सार्क सचिवालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सार्क सचिवालय की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष हुई थी? 1987 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो महासचिव की नियुक्ति जो है वो कितने वर्षों के लिए होती है? 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्क देशों की कुल आबादी विश्व की कुल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो कुल कितना प्रतिशत है? 21% है। इसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो 3.8% है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साप्टा का पूरा नाम क्या है? साप्टा का पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट जो है ये साप्टा का पूरा नाम है। साप्टा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साप्टा की स्थापना कौन से वर्ष हुई है? 1995 में हुई है। कब हुई है? 1995 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37 का पूरा नाम क्या है? तो 37 का पूरा नाम क्या है? सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। तो इसका पूरा नाम क्या है? सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस व्यापार के लिए किस दृष्टिकोण को अपनाता है? तो हमने पढ़ा था गेट्स प्लस की को क्या करता है? अपनाता है। गेट्स प्लस को क्या करता है? अपनाता है। तो सार्क जो है वो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस व्यापार के लिए किस दृष्टिकोण को अपनाता है? तो गेट्स प्लस को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना किस देश में की गई है? तो सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? भारत में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क फूड बैंक और ऊर्जा भंडारण की स्थापना किस देश में की गई है? तो हमने पढ़ा था ये सार्क फूड बैंक और ऊर्जा भंडारण की स्थापना पाकिस्तान में, और सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? भारत में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क भारत की किस विदेश नीति के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है? तो लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत क्या कर सकता है? गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। अगला क्वेश्चन है सार्क का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का सचिवालय है ये कहाँ स्थित है? बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क मध्यस्थता परिषद अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सार्क विकास कोष का शासन किसके द्वारा किया जाता है? तो सार्क विकास कोष का जो शासन है ये किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य देशों के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों के गठित बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? तो कौन से देश के द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अब तक कितनी बार सार्क सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो कितनी बार हमने पढ़ा था? 1986, 95 और 2007 में की है। मतलब कुल कितनी बार की है? 3 बार। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सार्क से रिलेटेड, सार्क शिखर सम्मेलन से रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनको कंप्लीट किया।
आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।